आइए बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा निकाला गया एक भर्ती पोस्ट है एसएडीओ, सीनियर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। इसका एग्रीकल्चर के पार्ट का क्या सिलेबस है उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले सेक्शन में है एग्रीकल्चर इन नेशनल इकोनॉमी। यहाँ पे बेसिकली सिलेबस में दिया है एग्रीकल्चर इट्स इम्पोर्टेंस इन नेशनल इकोनॉमी। इसका क्या मतलब है, किस तरह के यहाँ से प्रश्न बनेंगे। जैसे कि भारत का एग्रीकल्चर है वो इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी में कितना कंट्रीब्यूट करता है, टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है, इस तरह की बातें यानी कि एग्रीकल्चर करंट अफेयर है, ये इस सेक्शन से आएगा। इस सेक्शन को पूरा करने के लिए आप पढ़ सकते हैं एग्रीकल्चर करंट अफेयर। एग्रीकल्चर करंट अफेयर का लिंक मैं नीचे में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप एग्रीकल्चर करंट अफेयर पढ़ सकते हैं। दूसरे सेक्शन में है एग्रो क्लाइमेटिक एंड एग्रो इकोलॉजिकल जोन। यहाँ पे किस तरह से आईसीआर ने पूरे इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में क्लासिफाई किया और 20 एग्रो इकोलॉजिकल जोन में क्लासिफाई किया, इनका विस्तृत जानकारी चाहिए। तीसरे पॉइंट है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स, यानी कि किस किस एरिया में कौन कौन से फसल लगाए जाते हैं और उनके उस एरिया में लगाए जाने के पीछे कौन कौन से फैक्टर हैं। यहाँ पे आप देखेंगे क्लाइमेटिक फैक्टर, सोइल फैक्टर, जेनेटिक फैक्टर, ये मुख्य कारक होंगे जो जियोग्राफिकली क्रॉप को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। उसके बाद है एग्रीकल्चर हेरिटेज, यानी कि यहाँ पे होगा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। आईसीआर का इस्टेब्लिशमेंट कब बना, आईआरआई का इस्टेब्लिशमेंट कब बना, आईआरआई कब पूसा बिहार से न्यू दिल्ली शिफ्ट हुआ, और इस तरह के एग्रीकल्चरल हिस्ट्री का पोर्शन है वो इस काउंट पे आएगा। इसके बाद है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के गिनती में किस तरह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट है भारत में आया, पहला वो कौन सा कंट्री है जिसने कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अडॉप्ट किया, इस तरह के फैक्ट आएंगे। फिर दूसरा हेडिंग है इस सिलेबस का इंपॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया एंड मध्य प्रदेश। यहाँ पे आप पहले पॉइंट पे देखेंगे पैकेज ऑफ प्रैक्टिस फॉर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स, पल्सेस, ऑयल सीड, शुगर, फाइबर एंड फॉरेस्ट क्रॉप। यहाँ सीधे तौर पे राइस, व्हीट या अन्य पल्स क्रॉप है या फिर शुगर क्रॉप है, फाइबर क्रॉप है, इनसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके कल्टीवेशन से, पैकेज ऑफ प्रैक्टिस से। जैसे कि राइस में कोई हाइब्रिड राइस है या फिर किसी का सीड रेट है या कोई महत्वपूर्ण वैरायटी है, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे ग्राम में निपिंग क्यों करते हैं, या किस फसल में रेटिंग होता है, किस फसल में डिलिंटिंग का कार्य होता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप इस सेक्शन के लिए विस्तृत पढ़ना चाहते हैं तो एक कोई भी फील्ड क्रॉप के ऊपर में किताब पढ़ लीजिए, चिद्दा सिंह की किताब है, उससे भी काफी क्वेश्चन उठते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम। यहाँ पे क्रॉपिंग सिस्टम और क्रॉपिंग पैटर्न के कई कॉन्सेप्ट है, उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। रिले क्रॉपिंग क्या है, सीक्वेंस क्रॉपिंग क्या है, इस तरह के। फिर फार्मिंग सिस्टम क्या है, फार्मिंग सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं, किस तरह से इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम इंपॉर्टेंट है, ये जिक्र यहाँ पे होगा। फिर क्रॉप रोटेशन है, क्रॉप रोटेशन मल्टीपल रिले क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग और सीक्वेंस क्रॉपिंग, इनका विस्तृत जानकारी चाहिए। जो हम पहले में बात कर रहे थे डिफरेंट क्रॉपिंग सिस्टम, उसी का ही इधर पे डिटेल जानना पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट। भारत में इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट अपनाया जाता है जो बिल्कुल सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन की तरह है, लेकिन इसका एडवांस वर्जन को इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट कहते हैं। इसे ही बेसिकली पढ़ेंगे इस सेक्शन में। इसे भारत में तमिलनाडु में राइस चेक या अन्य नाम से जानते हैं, राइस के खेत में इंटीग्रेटेड क्रॉप मैनेजमेंट में। फिर अगला पॉइंट है जियो इन्फॉर्मेटिक्स। जियो इन्फॉर्मेटिक्स
यहाँ से कुछ क्वेश्चन निकलेंगे जो किस तरह से कंप्यूटर एप्लीकेशन है या फिर एडवांस टेक्निक है उनका एप्लीकेशन होता है एग्रीकल्चर में। नैनो टेक्नोलॉजी, इसके बाद पॉइंट है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब होता है किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी करना जिसका साइज -9 nm नैनोमीटर होता है, उसे नैनो टेक्नोलॉजी का स्टडी कहते हैं। प्रिसीजन फार्मिंग लास्ट पॉइंट है इस हेडिंग का। प्रिसीजन फार्मिंग में इस तरह से इनपुट दिया जाता है एग्रीकल्चर में कि वो प्रिसाइज फार्म में राइट टाइम, राइट अमाउंट और राइट प्लेस में प्लेस किए जाते हैं, तो उसे हम प्रिसीजन फार्मिंग कहते हैं। इसके सारे कौन कौन से टेक्निक हैं उनके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे, तीसरा हेडिंग है एग्रीकल्चरल मेट्रोलॉजी। यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉप वेदर रिलेशनशिप, फ्लड, कोल्ड वेव एंड फ्रॉस्ट के बारे में। क्रॉप वेदर रिलेशनशिप का मतलब होता है किस तरह से वेदर पैरामीटर, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। फ्लड क्यों आता है, कोल्ड वेव और फ्रॉस्ट का क्या इफेक्ट है क्रॉप में, उसका विस्तृत जानकारी होगा पहले पॉइंट पे। दूसरे में मेट्रोलॉजिकल सर्विस टू एग्रीकल्चर, यानी कि एग्रीकल्चर में जो भी मेट्रोलॉजिकल पैरामीटर हैं उन्हें कैसे, जैसे इस हेडिंग में आप पढ़ सकते हैं एडवांस वेदर ब्यूरो, यानी कि वेदर कैसे फोरकास्ट करते हैं, उसका क्या असर पड़ता है, कौन कौन से वेदर फोरकास्टिंग सर्विस है उनके बारे में। कई सारे एप्लीकेशन हैं जो मेट्रोलॉजिकल वेदर फोरकास्टिंग का काम करते हैं, उनका जिक्र होगा। इस पॉइंट में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर। इसके तहत वो सारे टेक्निक जिनको क्लाइमेट के अगेंस्ट तैयार किया गया, निकरा के हेडिंग में जो भी रिसर्च पॉइंट आते हैं उन्हें हम क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो धरती पे है, जैसे तालाब है, पेड़ है, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना, सैटेलाइट में सेंसर लगा करके उन्हें बिना छुए। इनके क्या उपयोग हैं, किस तरह से एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग काम करते हैं, उनका जिक्र यहाँ पे होगा। कंटिंजेंट क्रॉप प्लानिंग ड्राई लैंड एरिया में अपनाया जाता है। किस तरह से कौन से क्रॉप सुटेबल होते हैं, जब सडन कोई क्रॉप फेल हो जाता है तब क्या स्ट्रेटजी होती है उस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, वो इस हेडिंग का पार्ट है। अब बात करते हैं इस चौथे पॉइंट में सोइल है। थोड़े से जल्दी हम कवर अप करेंगे, डिस्कशन काफी होगा। पहले पॉइंट में सोइल एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ एंड इट्स कंपोजिशन, तो यहाँ पे बेसिक सोइल साइंस आएगा और वहां पे सोइल के कौन कौन से इंपॉर्टेंट फीचर है, क्या कंपोजिशन है, सोइल में एयर, वाटर, पोर्स, सॉलिड कितना है। सॉलिड की बात करें तो मिनरल और ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट हैं, उनका क्या मात्रा है और क्रॉप प्रोडक्शन में वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है सोइल टाइप्स ऑफ इंडिया, ब्लैक सोइल, एलुवियल सोइल, रेड सोइल, कितना एरिया है, किस सोइल का क्या फीचर है, वो कवर अप होगा। मध्य प्रदेश के कोई किस एरिया में कौन सा सोइल टाइप पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, वो भी इसके अंतर्गत देखेंगे। फिर आता है महत्वपूर्ण टॉपिक जहां पे केमिकल, फिजिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल की स्टडी होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, कलर और उसमें मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी, एयर, ये सब आएंगे। जबकि केमिकल प्रॉपर्टी में उसका पीएच क्या है, ईसी क्या है, इन चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। प्रॉपर्टी ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल प्रॉपर्टी में फंजाई, बैक्टीरिया कौन ज्यादा पाया जाता है, कौन किस चीज को अंजाम देता है, जैसे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट माइक्रोब है, नाइट्रिफिकेशन में कौन सा इंपॉर्टेंट है, ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल में आता है। उसके बाद पॉइंट है इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट। इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट 17 है, उनके क्या कार्य हैं, पोटेशियम का क्या फंक्शन है, क्या डिफिशियंसी सिम्टम होते हैं, एक पर्टिकुलर माइक्रो न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी से कौन से सिम्टम आते हैं, कौन सा डिजीज होता है। जिंक डिफिशियंसी से खैरा होता है, खैरा डिजीज होने की अवस्था में जिंक सल्फेट डालते हैं। इस तरह के सवाल यहां से उठेंगे।
अकरेंस एंड साइक्लिंग इन द सोयल, सोयल में न्यूट्रेंट कैसे साइक्लिंग करते हैं उनसे प्रश्न आएगा। उसके बाद है इफ्ट्रेट, कॉम्प्लेक्स एंड मिक्स्ड फर्टिलाइजर, भारत के मुख्य फर्टिलाइजर हैं यूरिया, डीएपी और अन्य फर्टिलाइजर। कौन से फर्टिलाइजर में कौन कौन से न्यूट्रेंट मुख्य तौर पे पाए जाते हैं और डिफरेंट टाइप के न्यूट्रेंट की सप्लाई के लिए कौन से न्यूट्रेंट अच्छा है। जैसे टी क्रॉप में अमोनियम सल्फेट सबसे बेस्ट फर्टिलाइजर होता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। उसके बाद पॉइंट है बायो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड इन इंडिया, बायो फर्टिलाइजर क्या है, किस तरह के नाइट्रोजन फास्फोरस बायो फर्टिलाइजर होते हैं। नाइट्रोजन की बात कहें तो राइजोबियम बायो फर्टिलाइजर है, फास्फोरस की का बात करें फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। उसके बाद है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर द प्लांट, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट प्लांट में वो सारे फर्टिलाइजर जो कि स्पेशल फर्टिलाइजर की गिनती में आते हैं, जैसे कि साइट स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। दूसरी बात है नीम कोटेड यूरिया, इनसे संबंधित सवाल आते हैं। अब हम यहाँ पे बात करेंगे, एक पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉब्लम सोइल, किस तरह से भारत में मिट्टी सलाइन, एल्कलाइन या एसिडिक हो सकते हैं, इनके कंट्रोल के लिए क्या दिए जाते हैं। सलाइन मिट्टी है, सलाइन प्रॉब्लम सोइल मिट्टी है, कैसे उसको आइडेंटिफाई करें, क्या क्राइटेरिया है, यहां से इस तरह के प्रश्न निकलेंगे। सोइल एंड वाटर मैनेजमेंट, सोइल वाटर है वो क्या क्राइटेरिया है, ग्राउंड वाटर, हाइग्रोस्कोपिक वाटर, कैपिलरी वाटर, कैसे उन्हें मैनेज करें, उनसे प्रश्न आएगा। अब आता है इरिगेशन मेथड, कौन कौन से महत्वपूर्ण इरिगेशन मेथड हैं, जैसे कि बॉर्डर इरिगेशन, चेक बेसिन, कहाँ पे अपनाए जाते हैं, किस कंडीशन में ये सबसे बेस्ट होते हैं, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, इसकी गिनती आएगी इस कॉन्सेप्ट में। फिर आता है सोल इरोजन, इट्स कॉज एंड कंट्रोल मेजर, सोल इरोजन, वाटर इरोजन, विंड इरोजन, वाटर इरोजन, स्प्लिट इरोजन, स्प्लैश इरोजन और भी अन्य तरह के गली इरोजन हैं, ये किस सिचुएशन में आते हैं, कौन कौन से इसके टाइप होते हैं, कैसे इन्हें पहचानें, इनसे संबंधित प्रश्न आएंगे। इनको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से कंट्रोल मेजर हैं उनके बारे में बात होगा। फिर रेन वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर कंजर्वेशन, इस सेक्शन से जो प्रश्न आएगा वह है कौन से रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक है, पुराने समय के रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक कौन कौन से हैं। वाटर सेट डेवलपमेंट में इंटीग्रेटेड वाटर सेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, वाटर सेट क्या है, इनसे संबंधित प्रश्न आएगा। फिर रेन फेड फार्मिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस, यानी कि रेन फेड फार्मिंग का क्या आधार है, किस एरिया को रेन फेड फार्मिंग किस क्राइटेरिया पे कहते हैं, वहां पे सोल मॉइस्चर कंजर्वेशन किया जाता है, इरोजन को कंट्रोल किया जाता है, उनसे संबंधित फैक्ट आएंगे। पांचवा पॉइंट है बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल साइंस। इस सेक्शन से जो क्वेश्चन बनते हैं वो इन पॉइंट पे, पहला है फंडामेंटल ऑफ प्लांट बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि मेजर प्लांट बायोकेमिकल जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन होगा। साथ ही बायोटेक्नोलॉजी का इनिशियल हिस्ट्री क्या है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट बायोटेक्नोलॉजिकल टूल है जिनका उपयोग एग्रीकल्चर में होता है, उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे। फिर पॉइंट है फंडामेंटल ऑफ क्रॉप फिजियोलॉजी, इस पॉइंट पे हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, सीड फिजियोलॉजी, जर्मिनेशन या प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स का क्या कार्य है और इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी में फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस जो एग्रीकल्चर को प्रभावित करते हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी भी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंटल स्टडी में क्लाइमेट चेंज से लेकर के ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, कौन से महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मीथेन है वो कहाँ से निकलता है, इस तरह के प्रश्न इन्वायरमेंटल स्टडी में आएगा। साथ ही फर्टिलाइजर पॉल्यूशन है या फिर एग्रीकल्चर में होने वाले सोइल, वाटर एंड एयर पॉल्यूशन है, उनकी भी गिनती इसमें आएगा। डिजास्टर मैनेजमेंट, इसमें फ्लड और ड्रॉट मैनेजमेंट आता है। फिर है
लास्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन टू फॉरेस्ट्री। यहाँ पे फॉरेस्ट्री का क्या इंट्रोडक्शन है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, और भी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री है, इथिकल फॉरेस्ट्री है, और अन्य तरह के फॉरेस्ट्री है, वो उनसे संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हॉर्टिकल्चर से। हॉर्टिकल्चर में फ्रूट और वेजिटेबल के क्रॉप से आएंगे क्वेश्चन, यानी कि फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पे मेजर इंडिया के कौन कौन से फ्रूट हैं और मध्य प्रदेश में कौन से फ्रूट और वेजिटेबल कल्टीवेट किए जाते हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। मैंगो में मेजर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या है, स्पॉन्जी टिश्यूज क्या है, ये फलाना वैरायटी किस किस चीज का क्रॉस है, इस तरह के प्रश्न आएंगे। यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग और कंपेनियन क्रॉप का भी जिक्र है। रोल ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल इन द ह्यूमन न्यूट्रिशन। अक्सर यहाँ से प्रश्न आता है कि ह्यूमन न्यूट्रिशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, यानी कि यहाँ से मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी क्या है, मेन सोर्स ऑफ विटामिन क्या है, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, जहाँ पे कई तरह के वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल से, उनसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि जैम, जेली और पिकल है, ये कैसे बनाए जाते हैं, केमेस है वो कब उपयोग किया जाता है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब पॉइंट है वीड मैनेजमेंट। इस सेक्शन में मुख्य तौर पर इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट आता है। राइस, व्हीट या फिर अन्य क्रॉप में कौन कौन से महत्वपूर्ण वीड मैनेजमेंट टेक्निक है जिन्हें अपना करके वीड को करेक्ट किया जाता है, उनके बारे में यहाँ पे जिक्र है। फिर है सीरियस वीड एंड देयर कंट्रोल। यहाँ पे प्रॉब्लमेटिक वीड जैसे कि साइनोडान डैक्टिलान है और अन्य तरह के मोथा है, इस तरह के वीड की चर्चा होगा। फिर है प्रिंसिपल ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन मेजर इंटीग्रेटेड कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड डिजीज। यहाँ पे पेस्ट एंड डिजीज के बारे में जिक्र है कि कौन कौन से महत्वपूर्ण पेस्ट एंड डिजीज क्रॉप को अफेक्ट करते हैं, इस तरह से जैसे कि आलू में कौन से महत्वपूर्ण डिजीज हैं उनका जिक्र है। इस लेक्चर में मेजर पेस्ट एंड डिजीज ऑफ द मेजर क्रॉप, यहाँ पे क्लियर कट सारे मेजर क्रॉप हैं, उनके मेजर पेस्ट और डिजीज का जिक्र है। स्टोरेज पेस्ट मैनेजमेंट जैसे रोडेंट मैनेजमेंट, ये इसकी गिनती में आते हैं। स्टोरेज पेस्ट मैनेजमेंट में पल्स बीटल है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं नवा सेक्शन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वेइंग, सर्वे से क्वेश्चन आएगा। कंटूरिंग से फार्म डेवलपमेंट, लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन, टोटल 8 टाइप के लैंड कैपेबिलिटी क्लासिफिकेशन है, वहां से प्रश्न आएंगे। फार्म मशीनरी एंड इक्विपमेंट, यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ट्रैक्टर की क्या हिस्ट्री है, ट्रैक्टर और कई तरह के फार्म पावर कौन कौन से हैं, प्राइमरी टिलेज इक्विपमेंट, सेकेंडरी टिलेज इक्विपमेंट और बुआई के लिए इम्प्लीमेंट या पोस्ट हार्वेस्ट चीज़ों के लिए इक्विपमेंट, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे आप साफ देख सकते हैं कि फार्म इम्प्लीमेंट, बुलक ड्रॉन और पावर ड्रॉन दोनों ही आएंगे। मैकेनाइजेशन और इसका स्कोप क्या है इंडिया में, उससे संबंधित क्वेश्चन आएगा। सीड बेड तैयारी और लैंडस्केपिंग से संबंधित क्वेश्चन आएगा। इसी में सीडिंग या फिर इंटरकल्चर ऑपरेशन के लिए कौन से टूल या इक्विपमेंट है वो पूछे जाएंगे, जैसे रोटरी वीडर है। प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में स्प्रेयर के बारे में प्रश्न आएगा। लो वॉल्यूम, मीडियम वॉल्यूम और हाई वॉल्यूम स्प्रेयर का क्या क्राइटेरिया है। हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग मशीन में कंबाइन हार्वेस्टर है, उनकी फील्ड कैपेसिटी क्या है, उनकी क्या स्पेसिफिक क्राइटेरिया है, उससे संबंधित प्रश्न आएगा। पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी, पोस्ट हार्वेस्ट मशीनरी में केचप बनाना है या फिर दाल का छिलका बनाना है, उनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। फिर आता है केयर एंड मेंटेनेंस बिफोर एंड आफ्टर यूज ऑफ फार्म इम्प्लीमेंट एंड मशीनरी, यहाँ पे एक तरह से फार्म एफिशिएंसी से संबंधित क्वेश्चन होगा। फिर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, यहाँ पे एडवांस हॉर्टिकल्चर टेक्निक है, उनके बारे में है जिसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन कहते हैं, उनकी यहाँ पे चर्चा होगा। सेकेंडरी एग्रीकल्चर भी पॉइंट है। अब बात करते हैं 10th पॉइंट एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एक्सटेंशन। यहाँ पे पहले है इकोनॉमी
एग्रीकल्चर के संदर्भ में क्या मायने करता है, यानी कि एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। फिर फार्म प्लानिंग और बजटिंग क्या है, क्यों महत्वपूर्ण है, मैनेजमेंट फॉर द इनहैंस्ड प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ ए क्रॉप प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन रिलेशनशिप, कौन कौन से मेजर फैक्टर हैं जो क्रॉप प्रोडक्शन को प्रभावित करते हैं और कैसे वो रिलेशनशिप हैं। यहाँ से बहुत क्वेश्चन आएगा क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिक प्रिंसिपल है यहीं पे यूज होते हैं, और ये इकोनॉमिक प्रिंसिपल फैक्टर फैक्टर रिलेशनशिप, प्रोडक्ट प्रोडक्ट रिलेशनशिप, फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप, इस तरह के जो भी प्रिंसिपल हैं वहाँ से क्वेश्चन आएगा। एग्रीकल्चर मार्केटिंग, प्रोड्यूस और एग्रीकल्चर रेगुलेटेड मार्केट क्या है, एमपी में कौन कौन से रेगुलेटेड मार्केट हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन आएगा। एग्रीकल्चर में क्या प्राइस पॉलिसी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इनका जिक्र होगा। फिर इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑन एग्रीकल्चर बिजनेस, यानी कि एग्रीकल्चर में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पे कई सारे स्कीम रन किए गए हैं, जैसे एग्रीकल्चर बिजनेस एंड एग्री क्लिनिक वाला स्कीम, उस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। इसका लास्ट पॉइंट है प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, यानी कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का बेसिक से क्वेश्चन आएगा। किन्हें फादर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन कहते हैं, किन्होंने कौन सा एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का कार्य स्टार्ट किया, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या अंतर है। एक्सटेंशन ऑर्गेनाइजेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जैसे कि केवीके है, आत्मा है। ब्लॉक लेवल में कौन से ऑर्गेनाइजेशन है, उनके क्या स्ट्रक्चर, फंक्शन और रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि 3 तरह के बेसिकली मेथड ऑफ एजुकेशन है, उनको यहाँ पे जिक्र करेंगे, जैसे कि इंडिविजुअल एक्सटेंशन है, और दूसरा है ग्रुप एक्सटेंशन और मास कम्युनिकेशन या मास एजुकेशन, उसके बारे में। वोमेन इन एग्रीकल्चर, वोमेन एंटरप्रेन्योरशिप, वोमेन एम्पावरमेंट और अपॉर्चुनिटी फॉर एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एंटरप्राइजेज, ये एक अभिन्न अंग होगा। ये नया टॉपिक है, यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन ये नए सिरे से भी एक क्वेश्चन बनेगा। इस तरह से हमने गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश द्वारा निकाले गए इस SADO के एग्रीकल्चर सेक्शन का हमने डिस्कशन किया। यहाँ पे वो सारे पॉइंट पे हमने एक एक करके डिस्कस किया, फास्ट डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं, यदि आप इसका डिटेल और जानना चाहते हैं तो आप फ्री लाइव क्लासेस देख सकते हैं। मैं हूं RS मैत्री, एक साइंटिस्ट ICR, एंड मेरे टीम है वो इस फ्री क्लास को रन करेंगे। क्लास होगा गूगल मीट पे 6:30 PM पे, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को। आप फ्री रजिस्टर कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे आप मैसेज कर दीजिए। हाँ, आपको 499 का एक पे करना होगा, इंटरनेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर छोटे मोटे जो लगते हैं उनके चार्ज के रूप में। अदरवाइज हमारा जो बेसिक कोर्स फी रहता है जनरली 25,000 का, वो नहीं है, ये कम्प्लीटली फ्री है। तो जो भी आपके नीडी फ्रेंड हैं जो चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में आए हुए इस एग्जामिनेशन SADO साथ ही RAEO है उसका क्लास करना चाहते हैं तो फ्री लाइव क्लास वो कर सकते हैं। आप व्हाट्सअप कर दीजिए, वहां से लिंक आपको भेजा जाएगा, और फिर वहां पे आपको जो दिन क्लास का है उस दिन में शेड्यूल डेट में 3 बजे के आसपास में आपको लिंक आ जाएगा क्लास का। उसको क्लिक करके आप सिंपल गूगल मीट का एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फिर क्लास अटेंड कीजिए। थैंक यू।